अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू विल बी फाइन। माई सेल्फ मोहम्मद जुनेद सऊद, लेक्चरर केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टीरियो केमिस्ट्री। स्टीरियो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम के हवाले से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हर एग्ज़ाम में 2 से 3 क्वेश्चन स्टीरियो केमिस्ट्री से आ रहे होते हैं और बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो इसको हम कंप्लीट अच्छे तरीके से इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। तो आपने इस लेक्चर्स को बड़ी ही केयरफुली सुनना है और साथ साथ आपने नोट्स भी बनाने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर, स्टीरियो एसोमरिज्म। स्टीरियो एसोमरिज्म नाउन एज स्पेशल एसोमर्स भी इसको कहा जाते हैं, क्योंकि इनकी जो एटम्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द स्पेस, उनकी पोजीशन जो होती है वो स्पेस में होती है। तो जनरली हम बात करें तो स्टीरियो एसोमरिज्म को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कन्फर्मेशनल एसोमरिज्म और एक को हम कहते हैं कन्फिगरेशनल एसोमरिज्म। तो कन्फिगरेशनल जो कन्फर्मेशनल एसोमरिज्म होता है, दिस इज़ द नॉन सेपरेबल। ठीक है, आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। दोज, इसकी डेफिनेशन क्या है? दोज विच आर इंटर कन्वर्टेबल विद ईच अदर थ्रू द रोटेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड। आप बॉन्ड को ब्रेक किए बगैर आप उस स्ट्रक्चर्स को, एक स्ट्रक्चर्स को दूसरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दीज आर नाउन एज कन्फर्मेशनल एसोमरिज्म, जिसमें हम बात करेंगे जो 100 हार्स प्रोजेक्शन है, किसकी 100 हार्स प्रोजेक्शन है या न्यूमन प्रोजेक्शन है। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कन्फर्मेशनल एसोमरिज्म। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो कन्फिगरेशनल एसोमर्स होते हैं, दोज विच कैन नॉट बी कन्वर्टेड विद ईच अदर बाय द रोटेशन अराउंड द सिग्मा बॉन्ड विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड। जब तक हम उस बॉन्ड को ब्रेक नहीं करेंगे तब वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं हो सकती। दैट्स मेन डिफरेंस। तो इनको कहा जाता है कन्फिगरेशनल एसोमर्स कहा जाता है, एंड दीज आर द सेपरेबल। अगर हम फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो कन्फिगरेशनल एसोमर्स में ज्योमेट्रिकल एसोमर्स आ जाता है, ऑप्टिकल एसोमर्स आ जाते हैं। इस तरह ज्योमेट्रिकल एसोमरिज्म की अगर हम बात करें तो इसको फर्दर अगर हम क्लासीफाई करें तो हम इसकी बात करेंगे सिज ट्रांस की बात करेंगे इस केस में, और इसके अलावा इसका ईजी जो सिस्टम होता है उसकी बात करेंगे, और सिन और एंटी की हम बात करेंगे। तो ये फर्दर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो ऑप्टिकल एसोमर्स होते हैं, इसको फर्दर डिवाइड किया गया है कि इसमें एनेंशोमर्स आ जाते हैं, डायास्टीरियोमर्स आ जाते हैं, और इसमें मीज़ो कंपाउंड्स होते हैं जो कि ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं। ठीक हो गया। तो ये सारी क्लासिफिकेशन इसमें आ जाती है, तो हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो व्हाट इज़ मीट बाय स्टीरियो एसोमर्स? तो एसोमर्स विच कंटेन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका होता है, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला होता है। जबकि अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल एसोमरिज्म की, जो हमने 7th चैप्टर में पढ़ रखा है, तो स्ट्रक्चरल एसोमरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है, बट स्ट्रक्चर जो होती है वो क्या होती थी, वो डिफरेंट होती थी। तो सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसकी सेम स्ट्रक्चर होती है, बट हैव डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। लेकिन एटम या ग्रुप की स्पेस के अंदर जो अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। जिस तरह मैंने नीचे 2 स्ट्रक्चर्स भी आपके सामने शेयर की हैं। तो एक है स्ट्रक्चरल एसोमर्स एंड सेकंड वन इज़ दी एग्जांपल ऑफ स्टीरियो एसोमर्स। तो स्ट्रक्चरल एसोमर्स में देखें, अगर आप दिस इज़ दी स्ट्रक्चर, तो इसमें देखें तो नंबर ऑफ एटम जो हैं, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो तो सेम है, यानी कि ABCD, जस्ट मैंने एग्जांपल दी है। लेकिन देखें तो इस केस में स्ट्रक्चर डिफरेंट है, क्योंकि एटम्स की जो अरेंजमेंट है, वो जो तरतीब है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। बट अगर हम बात करें कि जो एसोमर्स हैं, इसमें से देखें तो इसकी एटम्स जो हैं वो स्ट्रक्चर भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, जस्ट एटम की स्पेस के अंदर जो पोजीशन है वो डिफरेंट है। बाकी तरतीब सेम ही है, DABC। तो इस केस में यहाँ देखें तो यहाँ एटम्स की जो स्पेस में पोजीशन है, ये अबव है, ये बिलो है, और इस तरह ये दोनों जो हैं ये क्या हैं, अबव हैं। तो यानी कि पोजीशन तो स्पेस के अंदर डिफरेंट है, लेकिन स्ट्रक्चर्स क्या है, सेम है। तो इनको कहा जाता है स्टीरियो एसोमर्स कहा जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो एसोमर्स में। तो अब हम फर्दर देख लेते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी है ज्योमेट्रिकल एसोमर्स, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। या तो उसका सिस्टम पूछा जाता है कि आइदर इट इज़ दिस सिज, आइदर इट इज़ दिस ट्रांस, कौन सी सिज है, कौन सी ट्रांस है, कौन सा ई है, कौन सा जी है, कौन सा सिन है, कौन सा एंटी है। तो ये चीज़ें आप अच्छे तरीके से देखेंगे। तो ज्योमेट्रिकल एसोमरिज्म है क्या? बेसिकली दिस इज़ द टाइप ऑफ स्टीरियो एसोमरिज्म
और इसमें जो एटम्स होते हैं या ग्रुप होते हैं उनकी डबल बॉन्ड के अराउंड स्पेस में जो पोजीशन होती है वो डिफरेंट होती है। बस ये आपने याद रखना है कि अराउंड द डबल बॉन्ड द पोजीशन ऑफ एटम्स और या ग्रुप्स इन द स्पेस इज़ डिफरेंट, नाउन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को जनरली हम जो नोमेनक्लेचर देखते हैं, इसकी नेमिंग देते हैं, तो जनरली 3 वेज हैं। सिज ट्रांस के ज़रिए देते हैं, ZE के ज़रिए देते हैं और सिन एंटी के ज़रिए देखते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिज ट्रांस सिस्टम। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बेसिकली दिस इज़ द रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है ड्यू टू द डबल बॉन्ड। ठीक हो गया, और डबल बॉन्ड की वजह से इसमें रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है पाई बॉन्ड की वजह से। तो ये जो फिनोमिना है ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म फिनोमिना शो करते हैं और जनरली ये अल्कीन में एब्जर्व किया जाता है। जनरली ये सिस ट्रांस आइसोमरिज्म जो फिनोमिना ज्योमेट्रिकल अल्कीन में ऑब्जर्व किया जाता है। तो सिस कौन सी होती है, ट्रांस कौन सी होती है, तो ये तो बहुत ही सिंपल फिनोमिना है सिस ट्रांस सिस्टम, जो कि हम FSC में भी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, अराउंड द डबल बॉन्ड, दिस इज द डबल बॉन्ड। अगर डबल बॉन्ड के अराउंड में सेम एटम्स मौजूद हैं तो इसको हम कह देते हैं सिज, और अगर अराउंड दी डबल बॉन्ड डिफरेंट एटम्स अगर मौजूद हैं तो इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम ट्रांसफॉर्म कह देते हैं। या सेकंड वे में अगर हम इसको डिफाइन करें कि देखें जो इसकी एरियल पोजीशन होती है, इस पोजीशन को हम कहते हैं एरियल पोजीशन, इस पोजीशन को हम कहते हैं एरियल पोजीशन। तो अगर तो एरियल पोजीशन में सेम एटम्स मौजूद हैं, दूसरे वे में डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ट्रांस पोजीशन पे, अपोजिट पोजीशन पे अगर आपके डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हैं तो उसको हम सिज कहेंगे, और अगर बिल्कुल अपोजिट पोजीशन पे, ठीक है, तो सेम ग्रुप्स मौजूद है तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। तो यहाँ सिज और ट्रांस सिस्टम को आइडेंटिफाई करना, उनको डिफरेंशिएट करना, दैट्स वेरी वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ देखें एक और एग्जांपल है। तो देखें जी, अराउंड द डबल बॉन्ड सेम एटम है तो सिज होगा, अराउंड द डबल बॉन्ड डिफरेंट एटम है तो क्या होगा, ट्रांस होगा। सेकंड वे में आप चेक करें कि देखें इस पोजीशन में दोनों डिफरेंट एटम है तो सिज होगा, और अगर इस पोजीशन में दोनों सेम एटम हो तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांस कहते हैं। तो ये बेसिकली रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू द पाई बॉन्ड होती है। यहाँ एग्जांपल भी गिवन है, स्ट्रक्चर भी गिवन है। ठीक हो गया, तो पाई बॉन्ड रिस्ट्रिक्ट द रोटेशन, अदरवाइज व्हेन वी रोटेट वन कार्बन देन इट्स जो सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिप्लेस एंड वी कुड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द सिज एंड ट्रांस। अगर पाई बॉन्ड ना हो तो इसको अगर हम रोटेट करें तो क्लोरीन और हाइड्रोजन इस डायरेक्शन में रोटेट हो जाती हैं, तो देन यू कैन नॉट डिफरेंशिएट द सिज एंड ट्रांस। फिर आप ये नहीं बता सकेंगे कि कौन सी सिज फॉर्म है और कौन सी ट्रांस फॉर्म है। तो ये डबल बॉन्ड की जो है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। लाइक दिस एग्जाम्पल उसने दी है कि वी कैन रोटेट दिस कंपाउंड एंड वी कैन नॉट फॉर्म द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो इस कंपाउंड को रोटेट किया जा सकता है विदाउट ब्रेकिंग एनी बॉन्ड, तो उसके बाद फिर आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं। ये वाली एग्जांपल आप देखें स्टूडेंट्स, तो दोनों सेम ग्रुप्स हैं अराउंड द डबल बॉन्ड तो सिज होगा, दोनों डिफरेंट ग्रुप्स हैं अराउंड द डबल बॉन्ड तो ट्रांस होगा। इसके अलावा सेकंड देखना चाहें तो देखें अपोजिट पोजीशन पे, एंटाई पोजीशन पे सेम ग्रुप है तो ट्रांस होगा, एंटाई पोजीशन पे डिफरेंट ग्रुप है तो ये क्या होगा, सिज होगा। तो इस तरह आपने इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और जनरली सिज और ट्रांस आइसोमरिज्म उनमें देखा जाता है जिनमें सिंपली आप बता सकते हैं कि दो सेम ग्रुप्स मौजूद हों, ठीक है, अराउंड द डबल बॉन्ड, या दोनों अराउंड द डबल बॉन्ड डिफरेंट ग्रुप्स मौजूद हों। अगर चारों डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं तो देन यू कैन not decide the geometrical isomerism, you cannot name it by the cis or trans। then हम एक और सिस्टम की तरफ जाते हैं, उसको हम easy सिस्टम कहते हैं, तो उसकी तरफ हम देखेंगे, वो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक हो गया, इस तरह यहाँ आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ है, ईजिली आप कर सकते हैं। तो ट्रांस पोजीशन पे आप देखें बिल्कुल अपोजिट पोजीशन पे दोनों जो हैं वो डिफरेंट ग्रुप हैं तो सिज हो गया, दोनों सेम है तो ये क्या हो गया, ट्रांस हो गया। ठीक हो गया। अब ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, क्या इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है, नहीं है। तो एक बात याद रखिएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म की एक ये कंडीशन भी है कि एक कार्बन पे सेम ग्रुप्स अवेलेबल नहीं होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम कार्बन पे सेम ग्रुप अगर होंगे तो इनका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह जो नीचे एग्जांपल है इसको देखें तो एक ही कार्बन के ऊपर दोनों सेम ग्रुप लगे हुए हैं,
ठीक है, तो इसका भी ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं है। हाँ, थर्ड जो एग्जांपल है इसमें पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि ये प्रोटियम है, ये ड्यूट्रियम है और ये मिथाइल है, ये इथाइल है, तो चारों जो हैं ये क्या हैं, ये डिफरेंट ग्रुप हैं, तो यहाँ आप ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। इसी तरह यहाँ देखें, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्ज़ाम के हवाले से, इसी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ चुके हैं। मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड, मैलिक एसिड का भी और फ्यूमेरिक एसिड का भी दोनों का जो है ना वो ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पॉसिबल है। तो ये जो मैलिक एसिड फॉर्म है, दिस इज़ दिस सिस फॉर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें दोनों जो कार्बोक्सिल ग्रुप हैं वो अराउंड द डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पे हैं, और जो ये है ट्रांसफॉर्म, इसमें दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप के हैं वो दोनों बिल्कुल पैराडॉक्स हैं, बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं, आमने सामने हैं, तो इसको हम कहते हैं फ्यूमेरिक एसिड। तो फ्यूमेरिक एसिड ट्रांसफॉर्म होगी, मैलिक एसिड सिस फॉर्म होगी, तो इसको याद रखिएगा। ओके हो गया। इसके अलावा जो सिनेमिक एसिड होता है, इसकी अगर हम बात करें तो ये दिस इज फॉर्म, क्योंकि दोनों हाइड्रोजन ग्रुप जो हैं वो सेम पोजीशन पे हैं, इस तरह दोनों हाइड्रोजन ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने हैं, फ्रंट पे हैं, तो ये हमारे पास क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। तो ये हमारा पहला सिस्टम है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का, जिसको हमने सिस और ट्रांस का नाम दिया। अब सेकंड पे आते हैं, ईजी सिस्टम, और यही इंपॉर्टेंट है और यही समझने वाला है, बाकी सिस ट्रांस तो बिल्कुल सिंपल है। देखें, जब अराउंड द डबल बॉन्ड या कार्बन के ऊपर चारों के चारों डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर फोर्थ के 4 डिफरेंट ग्रुप्स हों, देन हाउ कैन यू डिसाइड कि आपके सिस और ट्रांस को आप डिसाइड नहीं कर सकते कि दोनों सेम ग्रुप अराउंड द डबल बॉन्ड कहाँ हैं, क्योंकि हैं तो सारे के सारे डिफरेंट। तो फिर क्या होता है, तो इसके लिए सिस और ट्रांस फॉर्म, सिस और ट्रांस में इसको नेम नहीं दिया जाता, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के नेम देने का एक सेकंड सिस्टम है, उसको हम कहते हैं ईजी सिस्टम, एंड दैट इज़ दी सिमिलर टू दी सिस एंड ट्रांस। नेमिंग में सिमिलर होगा, जहाँ हमारे पास सिस का सिस्टम होता है तो उसको हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो ट्रांस के लिए होगा उसको हम जनरली क्या करेंगे, ई से रिप्रेजेंट करेंगे। जस्ट नेम डिफरेंट है, बाकी जो मेथड है वो तकरीबन आलमोस्ट आपने सेम रखना है। अब हम बात कर लेते हैं, जहाँ ये हमने एग्जांपल दी है कि देखिए इस अराउंड द डबल बॉन्ड चारों के चारों डिफरेंट ग्रुप में, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, तो यहाँ तो सिस और ट्रांस को डिफ़ाइन करना दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट, आप इजीली डिफरेंशिएट ही नहीं कर सकते। तो इसका तरीकाकार क्या होता है, इसके लिए हम यूज़ करते हैं CIP स्कीम होती है, यानी कि हम क्या देते हैं, हर कार्बन के ऊपर जो 2 ग्रुप लगे होंगे, इस कार्बन के ऊपर जो ग्रुप लगे हुए हैं ये वाले 2, या इस कार्बन के ऊपर जो 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं उनको आप क्या देंगे, नेमिंग देंगे, यानी कि प्रेफरेंस नेमिंग देंगे, 1 पोजीशन 2 पोजीशन। और नेमिंग किस बेस पे देनी है, नेमिंग आपने देनी है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट। कार्बन के साथ जो डायरेक्ट एटम अटैच होगा, पहला एटम, आपने उसको देखना है कि उसका जो एटॉमिक मैस है वो कितना है, जिसका एटॉमिक मैस ग्रेटर होगा आपने उसको पोजीशन 1 देना है, ठीक है, और जिसका लेस होगा उसको आपने पोजीशन 2 देना है। और फिर आपने जाके देखना है कि अगर तो सेम पोजीशन वाली, यानी कि 1-1 पोजीशन वाली बिल्कुल आमने सामने हो, ट्रांस पोजीशन पे हो। अब जिस तरह यहाँ पे देखें कि यहाँ पे पोजीशन 2 है, आगे जाके एग्जांपल डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे पोजीशन 2 है, यहाँ पे पोजीशन 1 है, तो ये एक दूसरे के दोनों अपोजिट पोजीशन है, यानी कि 1 और 2 सेम नहीं है। तो ये क्या होती थी, जब दोनों डिफरेंट ग्रुप्स होते थे तो हम क्या कहते थे, सिस कहते थे, लेकिन यहाँ हम कहेंगे दोनों डिफरेंट पोजीशंस हैं, यानी कि 1 और 2 एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो सॉरी, जब वहाँ तो यहाँ हम इसको क्या कहेंगे, यहाँ हम इसको जी कहेंगे, ठीक हो गया। तो यहाँ हम इसको क्या कहेंगे, जी कहेंगे। अगर 1-1 पोजीशन एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगी और या 2-2 एक दूसरे के आमने सामने आ जाएगी, तो वहाँ हम सेम ग्रुप्स को जो आमने सामने होते थे उनको हम कहते थे ट्रांस, लेकिन यहाँ हम क्या कहेंगे, यहाँ हम कहेंगे ई पोजीशन कहेंगे। तो आगे जाके एग्जांपल डिस्कस करेंगे, आपको सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो ये एग्जांपल है हमारे सामने। तो हमने इस क्या किया, इस कार्बन के अराउंड भी जो ग्रुप लगे हुए इसको भी नंबरिंग दे दी। देखें इस कार्बन के साथ डायरेक्ट क्या अटैच है, ऑक्सीजन है, इस कार्बन के साथ डायरेक्ट क्या है, नाइट्रोजन अटैच है। तो अब हम ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट होता है वो ग्रेटर होता है, तो इसको पोजीशन 1 हमने दी, इसको पोजीशन हमने 2 दी, इस ग्रुप को। अब इस कार्बन पे आ जाएं, इस कार्बन पे आ जाएं, तो अब अपने किस पोजीशन को 1 देना है। देखें इस कार्बन के साथ डायरेक्ट कार्बन अटैच है, तो इसको पोजीशन 1, ये हाइड्रोजन अटैच है तो इसको पोजीशन 2। ये किस पोजीशन, कैसे पोजीशन हमने नाम दी, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट की बेस पे हमने इस पोजीशन को नाम दिया है। ओके, अब देखें जब पोजीशन हमने नाम दे दिए,
आप देखें 1 और 2 एक दूसरे के आमने सामने हैं, और यही चीज़ हम देखते थे कि जब दो डिफरेंट ग्रुप्स आमने सामने होते थे तो हम उसको सिज कहते थे। तो यहाँ दोनों डिफरेंट पोजीशन 1 और 2 एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे, जी कहेंगे। सिज को हम जी कहते हैं और ट्रांस को हम ई कहते हैं, ये नोट कीजिएगा। ठीक हो गया, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब इस स्ट्रक्चर पे आ जाएं, तो बिल्कुल कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ भी ऑक्सीजन अटैच है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, अगर फर्स्ट एटम सेम हो अटैचमेंट, अगर फर्स्ट एटम की अटैचमेंट सेम हो तो देन यू हैव टू सी दी सेकंड एटम के वो एटम जो फर्स्ट एटम फर्दर किस एटम के साथ अटैच है, फिर आप उस पर डिसाइड करेंगे किसको आपने नंबर 1 देना है। यहाँ जिस तरह एग्जांपल है कि कार्बन के साथ ऑक्सीजन अटैच है, यहाँ भी ऑक्सीजन अटैच है, तो भाई नंबर तो आप नहीं दे सकते, दोनों ऑक्सीजन है। फिर आप फर्दर देखेंगे कि अब यहाँ ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, अब यहाँ ऑक्सीजन के साथ कार्बन अटैच है। ठीक हो गया, तो कौन सा हैवी है, तो कार्बन है, तो आप इसको पोजीशन 1 देंगे, इसको पोजीशन 2 देंगे। अब इस पे आ जाएं, यहाँ कार्बन के साथ डायरेक्ट नाइट्रोजन अटैच है, यहाँ भी नाइट्रोजन अटैच है, तो यहाँ भी आप नंबरिंग नहीं दे सकते। तो फिर फर्दर देखें, यहाँ नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं, यहाँ नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन अटैच हैं, तो भाई ये हैवी होगा। तो फर्दर हमने देखा तो ये हैवी, तो इसको हम नंबरिंग 1 देंगे, इसको 2 देंगे। जब ये नंबरिंग दे दी, अब हमने देखा कि दोनों जो हैं 1 और 2 जो पोजीशंस हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं। तो ये कौन सी होती थी, दिस इज़ दी सिज, और सिज को हम यहाँ क्या कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है और बहुत ही आसान है। कोई भी कंपाउंड गिवन हो तो भाई आप लोग क्या करें, नंबरिंग दें और इजीली डिसाइड कर सकते हैं। तो 100% आप कह लें कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिफरेंशिएट करने के लिए जो ट्रिक है वो यही ट्रिक है कि आपने नंबरिंग दें के आपने चेक करना है कि आइदर इट इज़ दी जी आइदर इट इज़ दी ई। ओके हो गया। अब यही बात मैंने की थी, यहाँ भी एग्जांपल गिवन है, तो ये डायरेक्ट कार्बन के साथ अटैच है, ये भी कार्बन के है, लेकिन ये कार्बन डबली बॉन्डेड कार्बन है, यहाँ ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन है। तो हाउ यू कैन नंबरिंग किस तरह दे सकते हैं, तो भाई इसका भी सिंपल तरीका है। अब डबली बॉन्ड कार्बन जो होती है इसका आपने शो करना है, आपने देखना है कि डबली कार्बन का मतलब ये है कि एक कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है। जस्ट हम ये एक कॉन्सेप्ट लेते हैं समझने के लिए। डबल बॉन्ड कार्बन का मतलब ये है कि एक कार्बन जो है वो कितनी कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ। और अगर आपको कहीं ट्रिपल बॉन्ड मिले तो आपने ये समझना है कि एक कार्बन कितनी कार्बन के साथ अटैच है, 3 कार्बन के साथ। तो एक कार्बन कितनी कार्बन के साथ, 3 कार्बन के साथ अटैच है। तो अब नंबरिंग 1 किसकी होगी, ट्रिपली बॉन्डेड की होगी, तो इसलिए हमने इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया। इस तरह यहाँ पे आ जाए तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, यहाँ भी ऑक्सीजन है, लेकिन दूसरा एटम चेक किया तो ये हाइड्रोजन है, ये कहाँ क्या है, कार्बन है। तो नंबरिंग 1 ये हुई। अब देखें तो यहाँ नंबरिंग 1 क्या हुई, दोनों 1 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो ये क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जी होना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक हो गया। इस तरह यहाँ मैंने शो किया हुआ है कि अगर डबली बॉन्डेड कार्बन होगी तो इसका मतलब है कि 2 के साथ अटैच है, अगर ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगी तो इसका मतलब है कार्बन 3 कार्बन के साथ अटैच होगी। फिर आप कॉन्सेप्ट को रिलेट करेंगे। और अगर एक कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन हो ऑक्सीजन के साथ तो इसका मतलब है कि एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच है। ठीक है। और अगर एक कार्बन नाइट्रोजन के साथ ट्रिपली बॉन्डेड है तो इसका मतलब एक कार्बन नाइट्रोजन के साथ 3 नाइट्रोजन के साथ अटैच है। तो फिर आपने इसको इजीली आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा नंबर 1 होगा, कौन सा नंबर 2 होगा। इस तरह ये यहाँ एक एग्जांपल है मौजूद है। तो डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में यहाँ ट्रिटियम एटम है, यहाँ ड्यूट्रियम है, यहाँ प्रोटियम है और यहाँ भी प्रोटियम है। तो नंबर 1 ट्रिटियम हैवी एलिमेंट होता है, तो नंबर 1 है, इसकी 2 है, यहाँ इसकी 2 है, यहाँ इसकी 1 है। आपने देखा कि सेम नंबरिंग जो है वो अपोजिट पे है। जब सेम एटम एक दूसरे के अपोजिट साइड पे होते थे तो हम उसको कहते थे ट्रांस, लेकिन यहाँ डिफरेंट ग्रुप्स हैं तो हम इसको ट्रांस की जगह पे कहेंगे ई फॉर्म। क्या कहेंगे, ई फॉर्म कहेंगे। तो ये थी जी स्टूडेंट्स आज की हमारी सेकंड जो सिस्टम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को नेम देने का, वो है इजी सिस्टम। अब थर्ड पे आ जाते हैं, वो है सिन एंड एंटी सिस्टम ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। ये किन कंपाउंड में ऑब्जर्व किया जाता है, ये जनरली ऑब्जर्व किया जाता है जो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन वाले कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑक्साइम जिनको हम कहते हैं, ऑक्साइम। ऑक्साइम में जनरली ये देखा जाता है सिन और एंटी का कॉन्सेप्ट ऑक्साइम में। और दूसरा एन डबल बॉन्ड एन जो है ये देखा जाता है एजो कंपाउंड्स में। किन कंपाउंड्स में, एजो कंपाउंड्स में। तो ये नोट करने, ऑक्साइम एंड एजो कंपाउंड्स में हम जो कंसेप्ट जनरली देखते हैं वो किस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिन एंड एन टाइप पोजीशन। तो अब हम देख लेते हैं। देखें
ऑक्साइम कैसे बनता है, ये एल्डिहाइड है, ये NH2 OH के साथ इसने रिएक्ट किया, ये रिएक्शन हमने पढ़ रखा है, ठीक हो गया एल्डिहाइड वाले चैप्टर में। तो ये हमारे पास बना एल्डोऑक्साइम बना, क्या बना, एल्डोऑक्साइम बना। तो इस साइड पे देखें तो कार्बन के साथ 2 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, इस ग्रुप में देखें तो नाइट्रोजन के साथ एक ग्रुप OH ग्रुप अटैच है, तो सेकंड ग्रुप कहाँ गया, सेकंड भाई इसके ऊपर लोन पेयर है। तो बेसिकली लोन पेयर भी अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शो करता है, तो वो भी एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, ठीक हो गया। तो इस बेस पे हम लोन पेयर की बेस पे भी हम इसको डिसाइड करेंगे, ठीक हो गया, कि कौन सा सिन है कौन सा एंटी है। ओके हो गया स्टूडेंट। ये एल्डो एग्जाम की एग्जांपल गिवन है कि देखें ये रिप्रेजेंटेशन गिवन है, तो दिस इज द लोन पेयर, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इट कैन शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। तो अब क्या है, जो न्यू डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, वो कहते हैं कि डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द सेम कार्बन, अगर सेम कार्बन पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो ये स्पेस में डिफरेंट है, स्पेस में डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अराउंड द डबल बॉन्ड, तो इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जबकि जो ओल्ड डेफिनेशन थी वो यही है कि अराउंड द डबल बॉन्ड अगर एटम्स की पोजीशन जो है वो डिफरेंट है, ठीक हो गया, तो उसको हम ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कह सकते हैं। ओके अब हमने सिन और एंटी को किस तरह डिसाइड करना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा। तो इस केस में जनरली क्योंकि ऑक्साइम में हाइड्रोजन भी होता है या OH भी होता है, तो इस केस में हम देखते हैं एल्डोऑक्साइम में अगर हाइड्रोजन और OH अपोजिट साइड पे होंगे तो इसको हम कहेंगे एंटी, लाइक दिस, ये वाली जो पोजीशन है। अब हाइड्रोजन और OH जो हैं वो एक दूसरे के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो इसको हम कहेंगे एंटी पोजीशन कहेंगे। और अगर हाइड्रोजन और OH ग्रुप बिल्कुल सेम साइड पे हैं लाइक दिस, ठीक है, तो हम इसको क्या कहेंगे, सिन एल्डोऑक्साइम कहेंगे, इसको एंटी एल्डोऑक्साइम कहेंगे। तो इस तरह आपने डिफरेंशिएट करना है, जस्ट लाइक सेम एजो में भी आपने ऐसे ही करना है, क्योंकि एजो में जो 2 लोन पेयर्स होते हैं इनकी बेस हम डिसाइड करते हैं। अगर तो आपने देखना है अगर दोनों लोन पेयर एजो के केस में सेम साइड पे हैं अराउंड द डबल बॉन्ड, तो इसको हम कहेंगे कि सिन कहेंगे। अच्छा सिन को हम किस से कोरिलेट कर रहे हैं, सिज के साथ या फिर EZ के साथ हम इसको क्या कर रहे हैं, सॉरी सिज के साथ, या हम इसको क्या कर रहे हैं, Z के साथ हम इसको कोरिलेट कर रहे हैं। जिस तरह हम सिज और Z वाला ट्रांस सिस्टम पढ़ा है, तो इस तरह हम सिन को भी हम इस तरह सेम साइड पे हैं तो इसको हम Z या क्या कहते थे, सिज कहते थे अराउंड द डबल बॉन्ड। और अगर यहाँ पे 2 लोन पेयर सेम साइड पे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, सिन कहेंगे। और इस तरह दोनों लोन पेयर एक दूसरे के एंटी पोजिशन पे हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, एंटाई कहेंगे, ठीक हो गया। इस तरह ये एग्जांपल है, तो दोनों लोन पेयर सेम साइड पे हैं तो सिन होगा, दोनों डिफरेंट अपोजिट साइड पे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, एंटी पोजीशन कहेंगे। तो ये बहुत सिंपल सिस्टम था डिफरेंशिएट करने का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि नेसेसरी कंडीशन फॉर द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में अगर रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन मौजूद नहीं है तो देन जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। और सेकंड इसकी कंडीशन होती है कि एरियल डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट इन दिस स्पेस, जो स्पेस अराउंड द डबल बॉन्ड जो एटम्स होते हैं उन स्पेस में जो एटम्स होते हैं उनका जो एरियल डिस्टेंस है वो डिफरेंट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। एरियल डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। कैसे, जब मैंने रिप्रेजेंट भी किया है x एंड y। अच्छा x क्या होगा, ये वाला जो डिस्टेंस है जो अपोजिट साइड पे है इसको हम जनरली y कह लेते हैं, आप x भी कहते हैं, नो इशू। और ये वाला जो है डिस्टेंस जो है इसको हम क्या कहते हैं, x कहते हैं। अगर ये डिस्टेंस x वाला डिस्टेंस एक ग्रुप इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है या इस ग्रुप के जो ट्रांस पोजीशन पे हैं इन दोनों के बीच में अगर सेम डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि x डिस्टेंस इज इक्वल टू द y डिस्टेंस, तो उसको हम कहते हैं कि एरियल डिस्टेंस क्या हो गया, सेम हो गया। क्या हो गया, सेम हो गया। और जब एरियल डिस्टेंस सेम होगा तो उस केस में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक हो गया। और अगर एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होगा तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा। तो अब हम देख लेते हैं। तो अब तो हमने पढ़ा कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का फिनोमेना है वो अल्कीन में पढ़ा, ठीक है, इसके अलावा एल्डोऑक्साइम में पढ़ा, उसके बाद हमने इसको देखा कि एजो कंपाउंड्स हमने इसको पढ़ा। अब हम इसको देख लेते हैं साइक्लोअल्कीन्स में कि साइक्लोअल्कीन्स में ये फिनोमेना कैसे डिफरेंट है, कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म को शो करता है। देखें इस केस में जो रिप्रेजेंटेशन है वेज
जो डायग्राम है वेज शेप है, इसको आउट ऑफ प्लेन रिप्रेजेंट करती है, और जो डैश वाली स्ट्रक्चर है, डैश वाला जो एंगल है वो इसको क्या कहते हैं, इन टू द प्लेन। ठीक हो गया। तो सिज की बात कर लेते हैं, तो इसके पास रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। ठीक हो गया। और इसके अलावा ये दोनों जो हैं, जो वेज और डैश वाले, अगर सेम साइड पे होंगे तो इसको हम सिज कहेंगे, और दोनों अगर अपोजिट साइड पे हैं, एक इन साइड है और एक आउट साइड है और दोनों अपोजिट हैं, तो ये क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगी, ट्रांसफॉर्म होगी। इसी तरह आप देखें 1,2 डाईमिथाइल साइक्लोब्यूटेन है, 1 और 2 पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, अगर दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड पे हैं तो ये सिज होगा, और दोनों अगर अपोजिट साइड पे हैं तो इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांस कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट और सिंपल है। इसी तरह 1,3 पोजीशन देख लेते हैं, तो दोनों देखें, दोनों अबव हैं, क्या हैं, दोनों अबव हैं, तो ये भी क्या होगी, सिज होगी। इसमें देखें तो ये इस साइड पे है और ये जो है ये बिलो इस साइड पे है, तो दोनों ट्रांस पोजीशन पे हैं तो इसको हम ट्रांस कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह इस केस में देखें तो यहाँ इसका पॉसिबल नहीं है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्यों? बिकॉज स्टूडेंट मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ कि सेम कार्बन पे सेम ग्रुप अवेलेबल होंगे तो उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। इस कार्बन के ऊपर देखें तो दोनों मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इस तरह 1,2 डाइक्लोरोहेक्सेन की बात करें तो दोनों अगर सेम पोजीशन पे हैं, दोनों एक साइड पे हैं तो सिज होगा, दोनों ट्रांस पोजीशन पे हैं तो ये कौन सा होगा, ट्रांस होगा। तो ये इसी तरह 1,3 पोजीशन पे, इसकी 1,4 पोजीशन पे ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करती है। ओके हो गया स्टूडेंट्स। तो अब हम देख लेते हैं इसको, साइक्लोअल्कीन्स की बात कर लेते हैं कि साइक्लोअल्कीन्स में क्या किस तरह शो करता है। देखें अगर हम बात करें साइक्लोअल्कीन्स की, तो दिस डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज इट्स ट्रांस प्रोडक्ट नॉट एग्जिस्ट ड्यू टू द रिंग स्ट्रेन। तो इसका सिज प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, दोनों हाइड्रोजन बाहर वाली साइड पे मौजूद हैं, लेकिन अगर हम इसको अंदर वाली साइड पे नहीं लेके जा सकते बिकॉज ड्यू टू दी रिंग स्ट्रेन। एक तो डबल बॉन्ड मौजूद है और दूसरा रिंग स्ट्रेन मौजूद है, तो हाइड्रोजन कैन नॉट गो टू दी ट्रांसपोजिशन बिकॉज पाई बॉन्ड ट्विस्ट नॉट पॉसिबल। तो हाइड्रोजन अगर आप इन साइड पे लेके जाएंगे तो फिर पाई बॉन्ड को रोटेट करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, ट्विस्ट करना पड़ेगा। तो उसको ट्विस्ट करना दैट्स डिफ़िकल्ट। जिस तरह ये मैंने पोजीशन दिखाई है तो इस तरह पोजीशन पॉसिबल नहीं है कि हाइड्रोजन आप इन साइड पे लेके जाएं रोटेट करके, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन कि साइक्लोअल्कीन का जो सिज जो है वो तो पॉसिबल है, लेकिन ट्रांस जो है ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा। और ये जनरली किन में पॉसिबल नहीं है, ये जनरली है जिनके पास कार्बन लेस देन 7 या 7 सिस्टम तक, यानी कि आप कह लें कि साइक्लोहेक्सीन या आप कह लें साइक्लोहेप्टीन, यहाँ तक जो है जैसे साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेप्टीन, यहाँ तक कोई भी स्ट्रक्चर आपको मिले तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगा ड्यू टू दी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। डबल बॉन्ड के अराउंड रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होती है। हाँ, अगर आप इसकी स्ट्रक्चर और बढ़ा देते हैं, लाइक 8 सिस्टम में चले जाते हैं, साइक्लोऑक्टीन, साइक्लोनोनिन, साइक्लोडिकीन, साइक्लोऑनडिकीन, डूडिकीन, ट्राइडिकीन, टेट्राडिकीन, पेंटाडिकीन, तो फिर जो है वहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन आप इजीली रोटेट कर सकते हैं क्योंकि उसकी स्पेस ग्रेटर हो जाती है, तो वहाँ आप उसको इंटरनल साइड पे लेके जा सकते हैं, तो वहाँ पॉसिबल है। तो ये इंपॉर्टेंट अपनी याद रखें, कार्बन ग्रेटर देन 8 जो है साइक्लोअल्कीन के केस में वहाँ पॉसिबल है, वहाँ पॉसिबल है। ठीक हो गया, तो ये नोट कर लें। ओके हो गया। अब हम बात कर लेते हैं अलीन्स की, ये भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं। अलीन्स ये एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू के हवाले से। व्हाट आर दी अलीन्स? देखिए कंसेक्टिव डबल बॉन्डेड जो होती हैं अल्कीन्स होती हैं, उनको हम कहते हैं अलीन्स कहते हैं। इसको हम डाईइन भी कह सकते हैं, ट्राईइन सिस्टम भी कह सकते हैं, जो कंसेक्टिव होता है। ठीक हो गया। अब अलीन्स की बात कर लेते हैं, इस केस में जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है या नहीं है। तो अलीन्स का जो दिस ग्रुप विल गो टू दी वाजी प्लेन, अगर हम बात करें दिस इज़ दी अलीन, तो इस केस में देखा गया कि इसका एरियल डिस्टेंस वाज सेम। जितनी भी अलीन्स हैं, तो अलीन्स की अगर हम बात करें तो इसका जो एरियल डिस्टेंस होता है वो सेम होता है, और ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन है कि एरियल डिस्टेंस शुड बी डिफरेंट। तो अलीन्स में एरियल डिस्टेंस सेम होता है, इसलिए जो है ना इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। तो अलीन्स डू नॉट शो दी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिकॉज इसका ये वाला डिस्टेंस, ठीक हो गया, और इसके अलावा
एक्स वाला और ये वाला जो है वाई वाला है, ये दोनों डिस्टेंस सेम होते हैं, यानी कि एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वाई होता है, तो ये पॉसिबल, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। इस तरह हम आ जाते हैं स्पायरो कंपाउंड्स में। तो अल्डीन डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये नोट कर ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्पायरो कंपाउंड्स होते हैं, ये भी स्ट्रक्चर जो है वो इट इज़ रिजेंबल विद दी अलीन्स। तो एक रिंग जो है ये वाला रिंग है, एक ये रिंग है, अगर तो दो रिंग होंगे तो इस केस में ये दोनों आप कहने के रिजेंबलेंस विद दी अलीन्स। जिस तरह अलीन में दो डबल बॉन्ड होते थे, तो इस तरह एक्स वाई और वाई जी जो है इसमें दोनों रिंग जो हैं दैट इज टू डबल बॉन्ड कंसीडर कर लें, जस्ट लाइक टू द अलीन्स, जस्ट कंसीडर कर लें। तो टू रिंग्स स्पायरो कंपाउंड जो होंगे वो आप समझ लें कि दैट इज़ द सिमिलर टू द अलीन। जिस तरह अलीन में एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इस तरह दो रिंग, ठीक हो गया। इसी तरह डू नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, अगर स्पायरो कंपाउंड दो रिंग वाला होगा तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, बिकॉज उसका जो एरियल डिस्टेंस है वो सेम होता है दो रिंग में। हाँ, अगर आपने तीन रिंग बना दिए या 5 रिंग बना दिए, यानी कि आप कह लें कि जो इवन नंबर ऑफ रिंग्स होंगे उसमें एरियल डिस्टेंस सेम होता है, 2 रिंग हों, 4 रिंग हों, 6 हों, 8 हों, तो इनमें एरियल डिस्टेंस सेम होता है, तो इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर ऑड नंबर ऑफ रिंग हैं, लाइक 3 हैं, ठीक है, लाइक 5 हैं, 7 हैं, 9 है, तो उसमें एरियल डिस्टेंस डिफरेंट हो जाता है और उसका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। ये आपने जस्ट नोट कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके हो गया, यही बात मैंने यहाँ आपके साथ शेयर की है। तो 3 रिंग्स मौजूद हैं तो एरियल डिस्टेंस डिफरेंट होगा और इसका जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। अब इसके अलावा बाईफिनाइल्स में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखा जाता है। अगर तो बाईफिनाइल सिंपल बाईफिनाइल है, ठीक है, देयर इज़ नो सब्सटीट्यूएंट ऑन दिस स्ट्रक्चर, तो इस केस में सेम प्लेन्स एरियल डिस्टेंस इज़ डिफरेंट। इस केस में सेम प्लेन का जो एरियल डिस्टेंस होता है वो होता है डिफरेंट। जब एरियल डिस्टेंस डिफरेंट है तो ये जनरली जो है बाईफिनाइल क्या करते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। अगर आप इसके सब्सटीट्यूएंट लगा देते हैं लाइक दिस, तो ये रिपल्शन काज कर सकते हैं और इसके जो सब्सटीट्यूटेड बाईफिनाइल्स हैं तो